पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 to 18 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। आर्टिकल 14 एज पर द बेयर एक्ट लैंग्वेज सिंपल सा ये बताता है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये था आर्टिकल 14, स्वीट सा सिंपल सा था ना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मान्या एंड यू आर वाचिंग लीगल ठिकाना। लॉ में सारी चीज़ें स्वीट एंड सिंपल होती हैं, बट ओनली एंड ओनली इफ यू नो द डेप्थ ऑफ इट। आर्टिकल 14, हैव यू एवर पॉन्डर्ड कि आर्टिकल 14 में इतने फैंसी टर्म्स के यूज़ किए हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सिंपल सा लिख सकते थे कि स्टेट किसी में भी डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, सबको एक बराबर के अधिकार मिलेंगे। तो से बता देते कि सब एक बराबर हैं, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। रीज़न है, लॉ में एक एक चीज़ का रीज़न है। आर्टिकल 14 एज पर द बेयर एक्ट लैंग्वेज ये बोलता है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। फर्स्ट कीवर्ड एनी पर्सन। एनी पर्सन ये बताता है कि आर्टिकल 14 सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स पे नहीं बट नॉन सिटीजन्स पे भी अप्लाई होता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि क्या ट्रांसजेंडर्स पे अप्लाई होगा, क्या ट्रांसजेंडर्स को आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन मिलेगा? आंसर इज यस। नेशनल लीगल अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का लीडिंग केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोला था कि आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन ट्रांसजेंडर्स को भी मिलेगा। अब एक और क्वेश्चन आता है, क्या कॉर्पोरेट को प्रोटेक्शन मिलेगा आर्टिकल 14 में? अगेन द आंसर इज यस। एक केस था सुप्रीम कोर्ट का, चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉर्पोरेट would be entitled to the protection of Article 14. Another important keyword of Article 14 is equality before law. State shall not deny to any person equality before law. Now, equality before law is a negative concept which we have taken from British concept of rule of law, जिसके प्रोपाउंडर थे, रूल ऑफ लॉ के प्रोपाउंडर थे सर एडवर्ड कोक। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है? सी, इक्वालिटी बिफोर लॉ हमें ये बताता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ऑल पर्सन शैल बी ट्रीटेड इक्वली, कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा ही नहीं। एंड रूल ऑफ लॉ जो कि सर एडवर्ड कोक ने दिया था वो ये बताता है कि नो मैन इज अबव लॉ, लॉ इज सुप्रीम। चाहे एक ऑर्डिनरी सिटीजन हो, चाहे वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो कोई भी हो, लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है। ये बताता है रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ में कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए गए थे बाय मिस्टर A.V. डाइसी। सर A.V. डाइसी ने ये बताया है कि रूल ऑफ लॉ अचीव करने के लिए 3 प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ अगेन as the name suggests, supremacy of law means law is supreme. लॉ के ऊपर कोई नहीं। चाचा हमारे विधायक हैं बट लॉ के नीचे हैं। Another principle given by Mr. A.V. Dicey was equality before law. As I told you earlier, इसका दूसरा principle है equality before law. Equality before law, as I told you guys earlier, कि सबको बराबरी का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, no discrimination is allowed. मिस्टर A.V. डाइसी का तीसरा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इज प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, बट ये वाला प्रिंसिपल इंडिया में थोड़ा कम एप्लीकेबल है बिकॉज प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनेशन एक ऑर्डिनरी लॉ से हुआ है जो एक्चुअल में इंडिविजुअल के राइट्स हैं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द रूल्स एंड डिसीजंस जो कि कोर्ट टाइम टू टाइम हमें देता है। आई एम टेलिंग यू, इंडिया में एप्लीकेशन कम है क्योंकि हमारे इंडिया में सुप्रीम है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। सो टेल मी गाइस, टेल मी कि क्या एक सीनियर सिटीजन को वही सारे राइट्स देना सही रहेगा जो हम आज की डेट में एक नौजवान को देते हैं? गाइस टेल मी कि क्या एक हैंडीकैप पर्सन को वही सारे राइट्स देना सही रहेगा जो हम एक नॉर्मल सिटीजन को देते हैं? ऑब्वियसली नो। नाउ व्हाई नो?
आप खुद बताइए, जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का या फिर जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, फॉर एग्जांपल हैंडीकैप ले लें, सीनियर सिटीजन्स ले लें, ओल्ड पीपल ले लें, क्या इनके साथ इनजस्टिस नहीं होगी अगर हम उन सबको भी वही सारे राइट्स देंगे जो एक नॉर्मल इंसान को हम देते हैं? टेल मी गाइज। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 14 का तीसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एंड दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इन अ सेंस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये हमें बताता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। हम बराबरी का अधिकार तो देंगे, लेकिन बराबरी का अधिकार बराबर वालों में देंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा केस आया था आर.के. गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। उसमें ये बताया था कि आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन। नाउ व्हाट इज दिस क्लास लेजिस्लेशन का बेसिकली ये मतलब होता है कि एक क्लास ऑफ पर्सन्स को हम कुछ प्रिविलेजेस दे देते हैं जो कि रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी को हम नहीं देते हैं। तो ये एक इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन आर्बिट्ररीली करना इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड बाय आर्टिकल 14। बट आर्टिकल 14 एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन को नहीं मना करता है। अब रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है? इट वुड डिपेंड upon the facts of the case, and that would be the sole discretion of judiciary to decide. आइए बात करते हैं इम्पोर्टेंट केस लॉज के आर्टिकल 14 में। एक केस था के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसे हम फेमसली फिल्म सेंसरशिप केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में क्या हुआ था कि जो मूवीज़ को हम जो कैटेगराइज करते हैं कि सर्टिफिकेट्स देते हैं, ये ए ग्रेड मूवी है, ये यू ग्रेड मूवी है, तो इसमें ये चीज़ चैलेंज की गई थी कि ये वॉयलेट कर रहे हैं आर्टिकल 14 को। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोला कि ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है एंड दैट इज़ परमिसिबल। अनदर इम्पॉर्टेंट केस लॉ एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्ज़ा। इसको हम फेमसली दिस केस इज़ नोन एज एयर होस्टेस केस। इसमें क्या हुआ था, एयर इंडिया ने ये बोला था कि उनकी जो एयर होस्टेस हैं उनको वो 3 सर्कमस्टांसिस में रिटायर कर देंगे। पहला, इफ़ दे अटेन द एज ऑफ 35 ईयर्स, दूसरा इफ़ दे गेट प्रेग्नेंट, एंड तीसरा इफ़ दे आर मैरिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोला था कि ये कंडीशंस आर्बिट्ररी हैं एंड इट इज़ वायलेटिंग आर्टिकल 14। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑन आर्टिकल 14। इसमें क्या हुआ था, मेनका गांधी इंडिया के बाहर जा रही थी एंड उनका पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया। जब उन्होंने पूछा तो उनको ये रीज़न दिया कि डैट इट वाज डन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। मेनका गांधी चली गई सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। उन्होंने डाली रिट पिटिशन एंड सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला सुना और ये बोला कि इफ़ यू आर इम्पाउंडिंग अ पर्सन's पासपोर्ट जस्ट फॉर सच अ वेग रीज़न and you're not even giving that person an opportunity of being heard, then you are violating that person's fundamental right. 2018 का बहुत ही फेमस केस है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसे हम सबरीमाला केस भी जानते हैं। इसमें ये बताया गया था कि जो वुमेन के मेंस्ट्रुएटिंग ईयर्स होते हैं उस टाइम पीरियड में वुमेन टेम्पल एंटर नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कम्प्लीटली। आर्टिकल 14 के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इनको इम्यूनिटी मिलती है। इन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ भी किया देन दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट नॉर एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट देम। द सेम इज़ द केस विद फॉरेन एम्बेसडर्स, डिप्लोमैट्स। उनके अगेंस्ट भी कोई सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट हो सकती हैं, उनको भी पूरी इम्यूनिटी मिलती है। आर्टिकल 14, 19 एंड 21 को हम गोल्डन ट्राइंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अब आर्टिकल 14, 19 एंड 21 को हम गोल्डन ट्राइंगल क्यों कहते हैं ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और लास्टली आई वुड लाइक टू टेल यू आर केस ऑफ इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये बताया था कि आर्टिकल 14 फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको आर्टिकल 14 अब स्वीट एंड सिंपल लगा हो। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लीगल ठिकाना। थैंक यू।